आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। महिला वोटरों को जोड़ने में प्रियंका गांधी 2 बार फेल, क्या बिहार में होगी पास? निक्की की मौत का क्या है सच, पुलिस भी जांच में उलझी, 4 वीडियो ने बदली कहानी। जम्मू में कब थमेगी बारिश, ट्रेन, फ्लाइट और वैष्णो देवी यात्रा पर क्या है अपडेट? ईरान एक और जंग के लिए तैयार, शिया देश के विदेश मंत्री की खुली धमकी। यूक्रेन युद्ध नहीं रुका तो रूस पर लगाएंगे कड़े आर्थिक प्रतिबंध, ट्रंप की पुतिन को चेतावनी। रूस की सेना में HIV के मामले क्यों बढ़ रहे, बीमारों की फौज बन रही है पुतिन की सेना। इंडोनेशिया में 2 पुरुषों को सरेआम मारे गए 80 कोड़े। ट्रंप की धमकी के बावजूद भारत में जारी रहेगा एप्पल का विस्तार, कंपनी ने सरकार को दिया भरोसा। हम ही मूर्ख है जो ऐसे नाम रखते हैं, तैमूर के नाम पर अग्निहोत्री का बयान। और वसीम अकरम ने पाकिस्तान से भिड़ंत से ठीक पहले दाग दिया बड़ा बाउंसर। बिहार में महिला वोटर निर्णायक है। इस बड़े मतदाता समूह को साधने की होड़ में अब कांग्रेस भी शामिल हो गई है। अभी तक राहुल गांधी ही बिहार में सक्रिय थे, लेकिन अब प्रियंका गांधी भी यहां पहुंच गई है। क्या वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी बिहार की महिला वोटरों को महागठबंधन के पक्ष में मोड़ पाएगी? वोट अधिकार यात्रा के जरिए राहुल गांधी के नेतृत्व में महागठबंधन चुनावी अभियान शुरू हो चुका है। हालांकि अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राहुल गांधी ने टेस्ट मैच शुरू होने से बहुत पहले ही ग्राउंड प्रैक्टिस शुरू कर दी है। प्रियंका गांधी के बिहार आगमन और उसके संभावित प्रभाव का आकलन करने से पहले गुजरे हुए 2 चुनावी परिदृश्यों पर नजर अगर डाले तो 2 मार्च 2021 को प्रियंका गांधी असम विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए गुवाहाटी आई। महिला वोटरों को रिझाने के लिए चाय बागान पहुंची, सिर से परंपरागत टोकरी लटकाकर चाय की पत्तियां तोड़ी, वहां काम करने वाली महिलाओं से घुली मिली बातचीत की। तस्वीर बहुत अच्छी थी, देश विदेश में इसने सुर्खियां बटोरी, लेकिन नतीजा क्या हुआ? चाय बागान से जुड़े मजदूरों को वहां चाय जनजाति भी कहा जाता है। यह असम की 40 सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 2021 के चुनाव में इन 40 में से 33 सीटों पर भाजपा को जीत मिली थी। असम में कांग्रेस बिहार या उत्तर प्रदेश की तुलना में बहुत ज्यादा मजबूत है, फिर भी उसे कुल 126 से केवल 29 सीटें ही मिली। भाजपा के खाते में 60 गई। फरवरी से मार्च 2022 में भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रियंका गांधी ने नारा गढ़ा था, लड़की हूं लड़ सकती हूं। बड़ा भावनात्मक और आकर्षक नारा था। कांग्रेस इस नारे को गेम चेंजर मान रही थी, लेकिन उसने 399 सीटों पर अकेले दम पर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस को भरोसा था कि इस चमत्कारिक नारे से महिला वोटर उनके पक्ष में बाजी पलट देगी। उसने 40% टिकट महिलाओं को दिए थे। कुल 399 उम्मीदवारों में 155 महिलाएं थी, लेकिन जीत मिली सिर्फ 2 सीटों पर। 4 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही। कांग्रेस के चुनावी इतिहास का सबसे शर्मनाक प्रदर्शन। प्रियंका गांधी का नारा औंधे मुंह नीचे गिर गया। अब देखना यह होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी महिला वोटरों को साधने में कितनी कामयाब रहती है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में निक्की भाटी हत्याकांड में लगातार नए मोड़ आ रहे हैं। निक्की की हत्या का मामला जब पहली बार सामने आया, दहेज हत्या का आरोप लगा। फिर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे कहानी में कई और कहानी आने लगी। जानकारी के मुताबिक एक तरफ जहां निक्की के परिवार वालों का कहना है कि निक्की की हत्या हुई है, वहीं दूसरी तरफ आरोपित परिवार का कहना है कि सिलेंडर ब्लास्ट होने से निक्की की मौत हुई है। साथ ही इस पूरे मामले के अलग अलग वीडियो भी सामने आए हैं। इस वीडियो में निक्की जलती हुई दिख रही है। दूसरे वीडियो में निक्की को ससुराल वाले कथित तौर पर पीट रहे हैं। तीसरे वीडियो में विपिन घटना के वक्त कथित तौर पर घर से बाहर नजर आ रहा है। चौथा वीडियो निक्की के अंतिम संस्कार का है, जिसमें उसके ससुर उसे मुखाग्नि दे रहे हैं।
जम्मू में लगातार बारिश, बादल फटने और जगह जगह लैंडस्लाइड से व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। सड़कें बह गई है, ट्रेनें रद्द है, कुछ फ्लाइट्स पर भी असर है, बिजली ठप है और मोबाइल टावर टूटने के चलते संचार सेवा भी प्रभावित है। जगह जगह रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और लोगों को बचाने की मुहिम तेज है। वैष्णो देवी यात्रा मार्ग में हुए लैंडस्लाइड की घटना में मरने वालों की संख्या 30 से पार हो गई है। यह हादसा अर्धकुंवारी के पास हुआ है। तब से अब तक वहां लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कई घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंभीर हालत को देखते हुए वैष्णो देवी यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है। पठानकोट जम्मू रूट पर कुछ ट्रेनें भी रद्द कर दी गई है और कई स्थानों पर भूस्खलन और पत्थर गिरने से जम्मू कटरा हाईवे भी बंद है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने संचार व्यवस्था की भी शिकायत की है। उनका कहना है कि अभी भी लगभग न के बराबर संचार से जूझ रहा हूं। जियो मोबाइल पर थोड़ा बहुत नेटवर्क तो आ रहा है, लेकिन फिक्स्ड लाइन वाईफाई नहीं है, ब्राउजिंग नहीं हो रही है, लगभग कोई ऐप नहीं चल रही है, एक्स जैसी चीजें बहुत धीरे खुल रही है, व्हाट्सएप छोटे टेक्स्ट मैसेज के अलावा कुछ भी नहीं भेज पा रहा। 2014 और 2019 के बुरे दिनों के बाद से इतना डिस्कनेक्ट महसूस पहली बार हुआ है। ईरान ने कहा है कि वह एक और जंग के लिए तैयार है और अगर इजराइल दोबारा हमला करता है तो उसे इस बार और मजबूत जवाब मिलेगा। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने मंगलवार को सऊदी अखबार अशरक अल अवसात के साथ इंटरव्यू में ये बात कही। उन्होंने इजराइल के साथ भविष्य में टकराव की संभावना पर कहा कि कुछ भी संभव है और तेहरान हर परिस्थिति के लिए तैयार है। अराघची गाजा पट्टी की स्थिति पर चर्चा के लिए इस्लामिक सहयोग संगठन यानी IOC के देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए सऊदी अरब के जद्दा शहर में पहुंचे थे। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने जोर देकर कहा कि जून में 12 दिनों तक चले युद्ध के दौरान इजराइल और ईरान अपने किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए। साथ ही दावा किया है कि युद्ध विराम का प्रस्ताव इजराइल की तरफ से आया था। अराघची ने कहा, हमने आखिरी समय तक हमले जारी रखे जबकि उन्हें लगा कि वे 48 घंटों के भीतर रोक सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के साथ शांति समझौते के लिए तैयार नहीं होने पर रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि यदि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन युद्ध विराम पर सहमत नहीं होते तो वह रूस की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ाने के लिए प्रतिबंधों और टैरिफ का सहारा लेंगे। यह बयान ट्रंप की उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें वह यूक्रेन में चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए रूस पर आर्थिक दबाव डाल रहे हैं। ट्रंप ने मंगलवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कहा, हम युद्ध को खत्म करना चाहते हैं, हम आर्थिक प्रतिबंधों की बात कर रहे हैं क्योंकि हम युद्ध में नहीं पड़ना चाहते। अगर मुझे लगता है कि हम कोई समझौता नहीं कर पा रहे हैं तो मैं प्रतिबंध और टैरिफ जैसे कदम उठा सकता हूं। उन्होंने रूस के तेल निर्यात पर निशाना साधते हुए भारत जैसे देशों पर पहले ही अतिरिक्त टैरिफ लगा दिए हैं जो रूस से तेल खरीद रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के 3.5 साल हो चुके हैं। इस बीच एक चौंकाने वाला पहलू सामने आया है। रिपोर्ट्स के अनुसार रूसी सेना में HIV और हेपेटाइटिस के मामलों में तेजी बढ़ोतरी हो रही है। कीव इंडिपेंडेंट की खबर में बताया गया है कि स्वतंत्र शोध संस्थान कार्नेगी पॉलिटिका की रिपोर्ट कहती है कि 2022 के अंत तक रूसी सैन्य बलों में HIV के मामले 13 गुना बढ़ गए थे और 2023 तक इनकी संख्या और भी बढ़ी। इस बढ़ोतरी की वजह कई मानी जा रही है, जैसे कि युद्ध क्षेत्र में घायलों के लिए खून चढ़ाने की प्रक्रिया में सुरक्षा मानकों का अभाव, फील्ड अस्पतालों में इंजेक्शन का दोबारा इस्तेमाल, नशे की आदतें और असुरक्षित संबंध। हालांकि रूसी कानून के मुताबिक HIV, TB या हेपेटाइटिस से पीड़ित लोगों को सेना में भर्ती से छूट मिलनी चाहिए, लेकिन यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद स्वतंत्र मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि ऐसे लोग भी जबरन भर्ती किए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि रूस कैदियों और कब्जे वाले इलाकों के निवासियों को भी भर्ती कर रहा है जिनके पास बचने का कोई विकल्प नहीं होता। कैदियों को हर महीने लगभग 2 लाख रूबल का वादा किया जाता है, लेकिन उन्हें दवाइयों और इलाज की सुविधा नहीं दी जाती। इंडोनेशिया
इंडोनेशिया के बांदा आचे प्रांत में एक दूसरे को किस करने वाले दो पुरुषों को सार्वजनिक रूप से कोड़े मारे गए। शरिया अदालत ने उन्हें इसके लिए इस्लामी कानून का उल्लंघन करने का दोषी ठहराया। मंगलवार को बांदा आचे के बुस्तानुस्तालीन शहर के पार्क में एक मंच पर लगभग 100 लोगों ने कोड़े मारे। यहाँ समलैंगिक यौन संबंध बनाने वालों के लिए 100 कोड़े मारने की सजा है। आचे में जुआ खेलने, शराब पीने, तंग कपड़े पहनने वाली महिलाओं और शुक्रवार की नमाज में शामिल ना होने वाले पुरुषों के लिए भी कोड़े मारने की सजा है। अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार उसने दोनों व्यक्तियों को 80-80 कोड़े मारने की सजा सुनाई, क्योंकि इस्लामिक धार्मिक पुलिस ने कहा कि उन्हें एक सार्वजनिक पार्क के बाथरूम में गले मिलने और किस लेने जैसी गतिविधियों में संलिप्त पाया गया। अमेरिका के दिग्गज टेक कंपनी एप्पल ने भारत सरकार को बताया कि भारत में अपनी ग्रोथ को धीमा करने का उसका कोई इरादा नहीं है। TOI की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी आईफोन बनाने की अपनी कैपेसिटी को सालाना 40 मिलियन यूनिट से बढ़ाकर करीब 60 मिलियन यूनिट करने के लिए लगभग $2.5 बिलियन खर्च कर रही है। इस अतिरिक्त प्रोडक्शन का बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट खासकर अमेरिका के लिए है। एप्पल ने भारत में जल्द लॉन्च होने वाले आईफोन 17 को असेंबल करना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक कंपनी ने सरकार को साफ तौर पर भरोसा दिलाया है कि वह देश में अपनी एक्सपेंसेस प्लान्स को और एडवर्टाइजमेंट को धीमा करने का इरादा नहीं रखती। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत से आईफोन एक्सपोर्ट के विरोध के बावजूद ये एक्सपेंशन जारी है। फिलहाल स्मार्टफोन और कंप्यूटर नए US टैरिफ से अफेक्टेड नहीं है, लेकिन ट्रंप ने अपना विरोध साफ कर दिया था। हाल ही में विवेक अग्निहोत्री की अपकमिंग फिल्म द बंगाल फाइल्स के ट्रेलर में जहां एक तरफ 1946 के कोलकाता दंगों की भयावह झलक की चर्चा रही, वहीं दूसरी तरफ तैमूर नाम को लेकर बवाल मचा हुआ है। ट्रेलर देखने वालों को ऐसा लग रहा है कि विवेक ने अपनी फिल्म में तैमूर नाम जानबूझकर और कुरूप दिखाने के लिए रखा है और करीना कपूर और सैफ अली खान के बच्चे का नाम है। हालांकि इस मुद्दे पर विवेक सफाई दे चुके हैं। एक बार फिर से वो इसे लेकर बातें करते दिखे और कहा, हम ही मूर्ख है जो उन पर नाम पर रखते हैं। एक बार फिर इंटरव्यू में वो इस पर बात करते दिखे। दरअसल विवेक अग्निहोत्री पहले भी कह चुके हैं कि इस तरह के नाम देशवासियों को नहीं रखने चाहिए। उनसे हालिया इंटरव्यू में पूछा गया कि सैफ और करीना को इस तरह का नाम रखने के लिए क्या कहना चाहोगे। विवेक ने जवाब दिया और कहा, हम ही मूर्ख है जो कि उन पर नाम पर रखते हैं। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने एशिया कप 2025 में होने वाली भारतीय क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बीच भिड़ंत पर बड़ा बयान दिया है। उनका मानना है कि भारतीय टीम टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ प्रबल दावेदार के रूप में शुरुआत करेगी। पाकिस्तान के पास बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान नहीं है, तो दूसरी ओर भारतीय टीम में पिछली बार खेलने वाले दिग्गज विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ही नहीं हैं। ऑलराउंडर के तौर पर रविंद्र जडेजा भी नहीं रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद भारतीय टीम पेपर पर पाकिस्तान से काफी मजबूत दिखाई दे रही है। मैच से पहले पूर्व पाकिस्तानी कप्तान ने कहा कि 14 सितंबर को होने वाला मैच बेहद रोमांचक होगा और जो टीम बवाल झेल पाएगी वही जीतेगी। भारत के मैच से हटने की अफवाहों के बाद इस मैच को लेकर काफी चर्चा हो रही है। हालांकि प्रशंसक इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अकरम ने प्रशंसकों को चेतावनी दी है कि वे सीमा पार ना करें और अनुशासन बनाए रखें ताकि खेल सभी के लिए मनोरंजक रहे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे यकीन है कि ये मैच भी बाकी भारत पाकिस्तान मैचों की तरह मनोरंजक होंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि खिलाड़ी और प्रशंसक दोनों अनुशासित रहेंगे और सीमा पार नहीं करेंगे।